उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम करम करे, इस आजमाइश में भी सुरखरू करे। बड़ी अहम खबरें हैं जो आज की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ईरान पर जो 200 लड़ाका तैयारों से हमला हुआ, 100 टारगेट जो मकामात बनाए गए, आर्मी चीफ पसदारान इनकलाब दोनों रहनुमान के शहीद हुए। उनकी जगह पे कौन लोग हैं? ईरान का जवाबी वार नेतन्याहू इसराइल से फरार हुआ है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 800 ड्रोन से ईरान ने जवाबी हमला किया। इस्लामी ममालिक बरादरान यूसुफ जैसा किरदार अदा कर रहे हैं। खान पर रूस के दौरे का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद इस वक्त अरब अमारात और अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इस जंग के असरात पाकिस्तान पर क्या आएंगे? दुनिया में महंगाई का नया तूफान भी आ गया। तेल की जो कीमतों में 10% अचानक इजाफा हुआ है। और आखिर में जो इमरान खान की इजाज़त के बगैर खैबर पख्तूनख्वा बजट, उसकी भी बात करेंगे। वहाँ भी तकसीम अरकान असम्बली में नज़र आ रही है। गवर्नर इजलास बुलाने की असम्बली पर इनकार कर रहा है दस्तखत, और खान के मुकदमात पर भी ये फौजी अदालतों की बाज़गश सुनाई दे रही है। ये मामला बेहतर होंगे या ख़राब होंगे, सारी तफसील रखते हैं। लेकिन अभी चूँकि ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ आज, आपको पता है, और इसका कोशिश करूँगा कोई चीज़ मिस ना हो। ये इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला बड़ी तेज़ी से रवाना है। लेकिन ये जो हमला भी हुआ ईरान पर, बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमला हुआ, ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इन्होंने नाम रखा। न्यूक्लियर और अस्करी अमारात पर, मकामात पर निशाना बनाया गया। ईरान के पसदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी वो शहीद हुए। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, उनके बारे में भी यही खबरें, शहीद हुए वो। इसराइल का दावा है कि जोहरी तवानाई के उन्होंने तंजीम के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी समेत 6 जो साइंसदान हैं, जो बड़े साइंसदान हैं, वो इस हमले में शहीद उन्होंने कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया की भी कुछ इतलात ऐसी हैं। सुप्रीम कमांडर जो उनके अली खामनाई, उन्होंने कहा हमारे बहुत से कमांडर और साइंसदान शहीद हुए, लेकिन शहादतों से हम कभी भी नहीं डरे। फ़ौरन उनकी जगह दूसरे लोग तैनात कर दिए। और उन्होंने कहा ये शहादतें इस ज़िंदगी का हिस्सा है। पसदारान इनकलाब के सरबराह जनरल अहमद वाहदी को उन्होंने मुंतखब किया, और जनरल हबीबुल्लाह जो है मुसल्लह फ़ौज के नए सरबराह। और साथ ही कहा कि हम बदले का ऐलान कर दिया। साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि कौम मुत्तहिदा की चार्टर की शिक नंबर 51 है, हमारा कानूनी हक़ है कि हम अपने दिफा में हमला करेंगे। उसके जवाब में अमेरिका का भी बयान आ गया कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका इसराइल के दिफा में खड़ा होगा। और सिर्फ अमेरिका नहीं खड़ा होगा, नेटो के तमाम ममालिक खड़े होंगे। वो मैं आगे चल के बताता हूँ इस्लामी ममालिक क्या करेंगे इसमें। ये जो हमला था इसराइल की फ़ज़ाइया ने किया, 200 लड़ाका जहाज़ थे, इसमें 100 मकामात इन्होंने चुन चुन के रखे हुए थे, बाकायदा रिहायशी इमारतों में जहाँ ईरान की पसदाराना इनकलाब के कमांडर हैं, उनकी रिहाइशगाहें हैं। ये इनका पहला मरहला था इस हमले का। और इसमें ईरान की, आपको पता, जो इसराइल की जो मोसाद एजेंसी है, उन्होंने पसे पर्दा ईरान के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए बड़ी भारी मिकदार में असलहा वहाँ पहुँचाया हुआ था। यानी ज़ाहिर है गद्दारी तो हुई थी, या हर जगह होती है, आपको पता है, वरना इतनी महारत से निशाना बनाना। फिर उन्होंने जो कमांडोज यूनिट थे फ़ज़ाई निज़ाम के दुरुस्त निशाने के लिए, जो ईरान के ज़मीन से फ़ज़ा तक मिसाइल वाला एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था, उसके करीब जो निशाने लगाए गए, गाड़ियों के अंदर इन्होंने ट्रैकर्स और टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई जिससे इनकी निशानदेही होती रही। डिफेंस सिस्टम जो था वो फिर ड्रोन की मदद से इन्होंने हमला किया तेहरान के अंदर। तेहरान में हुआ, इस्फहान में हुआ, उसके अलावा नजफ़ के मुकाम से जहाँ से शुरू हुआ, और अभी भी कई जगह पर इन्होंने जारी रखा हुआ है। अब मगरब ज़ाहिर है पूरे का पूरा ईरान के खिलाफ है। नेटो फोर्सेस हैं, अमेरिका है, इसराइल इनका दिफा कर रहे हैं। और जिस तरह आपने फ़लस्तीन में देखा, अभी ग़ज़ा में, शाम में, लेबनान में, यमन में, उर्दन में इसराइल के हमले होते रहे। अब ईरान में इसराइल के जहाँ दिल चाहे, आपको पता है, वो मिसाइल मारे। और अब जो खामोश बैठे हुए हैं, इनकी भी अगली बारी आएगी, याद रखें, क्योंकि इसराइल अब हर सूरत में ईरान को एटमी क़ुव्वत बनने से रोकना चाहता है। ये इतलात मिल चुकी थी कि ईरान ने किसी भी वक्त एटमी धमाके कर देने हैं। और ये ईरान को भी इतला कल अपने दोस्त ममालिक से मिली थी। मैंने आपको कल वीलॉग में बताया था कि ईरानी क़यादत ने जो सिक्योरिटी मीटिंग का इजलास, उसमें बता दिया था कि हमला होगा। और ईरान पर यह हमला जो था, ईरान जिस अंदाज में, आपको पता है, उन्होंने, अमेरिका ने इराक से, अरबाइल से अपने तमाम मिलिट्री बेसिस खाली करवाए, लोगों को फिल फोर वहाँ से निकलवाया, ये तमाम इस बात की निशानदेही थी। और ये बड़े लंबी अब जंग चलेगी जहाँ तक मुझे लगता है। और ये हमला नज़र आ रहा था, मैंने रात ट्विटर स्पेस में बड़ी तफसील से इस पर बात की थी, और अगर उसी का लाइव करता तो आपको बहुत सारी इतलात मिल जाती। लेकिन ये अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ, याद रखें। इसराइल का सदर जो इस वक्त अपने जहाज़ ज़ियोन विंग में इसराइल से फ़रार होने की इतलात आ रही है पूरे मीडिया पे, और हंगामी हालत इसराइल में भी नाफिज कर दी है। और ईरान ने जवाब में जो 800 ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल समेत जो जंगी जहाज़ अपने पहले निकाले थे, और फिर उसका मामला किया था। अगर इनका दोनों का जंगी मुवाजना करें कि दोनों ताकत में कहाँ खड़े हैं, ईरान की आबादी जो है वो तकरीबन 9 करोड़ के करीब है, इसराइल 95 लाख। और ईरान की फ़ौज जो है पासदारान इनकलाब है, और उनकी फ़ौज, आपको पता है, सारी रिजर्व में लाए तो तकरीबन 10 लाख के करीब बन जाती है। इसराइल की कुछ 6 लाख बनती है। दिफाई बजट इसराइल का 35 अरब डॉलर के करीब है, ईरान का कुछ 9 अरब से 12 के करीब में कहीं। मीशत के अतबार से देखें तो ईरान पे सिर्फ 8 अरब डॉलर का कर्जा है, उनके ख़जाने में 212 अरब डॉलर रिजर्व में पड़े हैं। इसराइल का कर्जा ज़्यादा है, 148 अरब डॉलर, लेकिन रिजर्व उनके पास भी 200 अरब के करीब है। यानी मीशत ईरान की कमज़ोर नहीं है। जंगी एतबार से फ़ज़ाई और ज़मीनी और नेवल जो ख़ास तौर पर, उसका अगर मुआवजा करें ना, तो ईरान के जहाज़ पुराने ज़रूर है, लेकिन 188 जहाज़ इनके पास मौजूद है। इसराइल के पास ज़ाहिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, 240 जहाज़ हैं उनके पास, हेलीकॉप्टर भी उनके पास 48 के करीब हैं। ज़मीनी ताकत में भी ईरान की जो गाड़ियाँ हैं वो पुरानी है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, लेकिन उनके पास अच्छा खासा असला मौजूद है।
नेवी में अलबत्ता ईरान काफ़ी बेहतर है, उनके पास फ्लीट्स हैं, आबदोज़ें हैं, 107 फ्लीट्स हैं, 25 के करीब आबदोज़ें हैं। इसराइल की तो मिला के दोनों को 67 के करीब बनती हैं। ईरान के पास कुदरती वसाइल भी हैं, तेल आपको पता है ईरान का रोज़ाना 4 मिलियन बैरल बिकता है, इसराइल का 15,000 बैरल होता है रोज़ाना। न्यूक्लियर वॉर हेड का जो सबसे अहम मामला था, ईरान ने अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन अब नजर आएगा इस मामले को कहाँ तक पहुंचेगा और ये किस तरह आगे चलेगा। इसराइल का अलबत्ता सबको पता है कि वो 160 के करीब उनके पास ये मौजूद है। इसराइली फ़ज़ाइया दिफाई निज़ाम, न्यूक्लियर हथियार उसमें बिलाशुबा ताकत में आगे है, मुआशी क़ुव्वत में उसमें भी मजबूत है क्योंकि ईरान पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो मुआवजा तो इनका इस तरह ही बनता है, लेकिन मुआवजे आपको पता है जंगों में इस तरह नहीं देखे जाते। ईरान इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक में घेरा हुआ है। आप हैरान होंगे, ये 58 बहनों का एक भाई है, आपको इसकी मिसाल तो फ़लस्तीन के मामले में देख लें। अमेरिका ने इसके बड़ा ज़बरदस्त जाल बुना हुआ है। इसके अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, वहाँ पर 10,000 अमरीकी तैनात थे। कुवैत में इनकी ज़मीनी फ़ौज के लिए सबसे बड़ा अहम अड्डा जो ईरान की सरजमीन से कुछ चंद सौ किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब में आप चले जाए, वहाँ शहजादा सुल्तान एयरबेस जो है वो अमरीकी फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी आपको पता है एयर तनसीबात है, दिफाई निज़ाम है, इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स हैं। अरब अमारात में भी इनकी दरहा के पास वो जासूस तैयारे, ड्रोन्स, F-35 वहीं खड़े होते हैं। बहरीन में नेवी का इनका अड्डा है जहाँ से ईरान पर नकलो हरकत रखते हैं। फिर तुर्की के अंदर आपको पता है नेटो की बहुत बड़ी बेस है। माजी में अफगानिस्तान भी था इनका मशरकी सरहद के पास बेस जो खाली हो चुकी है। इराक के अंदर भी इनके पास अरबील में और बगदाद में इनकी बेसिस मौजूद है। और उर्दन ओमान में भी, वहाँ पे भी इनकी लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स है, जो बड़ी बड़े उनके जहाज़ हैं अमेरिका के, इसराइल के, वहीं से आपको पता आते हैं। अब ईरान के मुमकिन हमले पे अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा तशवीश है क्योंकि ज़ाहिर है मिलिट्री बेसिस वहाँ ईरान तो अमेरिका तक नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ आपको पता है अपनों का सबसे बड़ा अहम किरदार है। और अगर ईरान ने इन तमाम ममालिक को अगर टारगेट ना किया तो ज़ाहिर है फिर उम्मत मुस्लिमा तकसीम नहीं होगी। लेकिन अब इसराइल के हमले के बाद ईरान के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी। अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सॉरी, ईरान के जो चीफ के साथ मिले, मोहम्मद बाकरी जो अभी शहीद हुए, उनकी तस्वीर भी नज़र आई। ये इज़हार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान गया था कि हिंदुस्तान की जो जंग में ईरान ने ताउन किया। अब इसराइल के हमलों का पाकिस्तान को भी खतरा है, ये बात ज़हन में रखें, जोहरी तनसीबात की वजह से। इसीलिए ईरान की सरहद के पास रात दिफाई लड़ाका तैयारे थे, वो फाल थे, वो पाकिस्तान बिल्कुल रेडी था। जमहूरी बहुत बड़ी थ्रेट थी ये, बॉर्डर भी मुकम्मल वहाँ पे आपको पता है मामला है। अब 3 बॉर्डर खुले हुए पाकिस्तान के, ईरान, अफगानिस्तान और अब ये इसराइल का मामला जो है, 3 तरफ से अफगानिस्तान है, ईरान है और हिंदुस्तान है। अब वज़ीर ख़ारजा साग डार ने मज़म्मत की, शहबाज शरीफ ने की, दफ्तर ख़ारजा ने मज़म्मत की कि ये खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, काबिल नफरत इकदाम है, बैन अक़वामी कानून की पासदारी है। लेकिन ऐसी ही मज़म्मत हमें और भी नज़र आएगी। ये कह रहे हैं हम मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे अहम मामला जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में आपको पता उनकी मौजूदगी होगी। और ये पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा इम्तहान है कि वो अमेरिका इसराइल के साथ खड़े होंगे या चीन और रूस के साथ जो ब्लॉक बनेगा या उम्मत मुस्लिमा का। क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है अपनी एटमी मुल्क है, तगड़ी फ़ौज है। इमरान खान जब रूस की आपको पता है यूक्रेन की जंग में गए थे, जब प्यूटन ने यूक्रेन पे हमला किया तो खान की हुकूमत गिरा दी गई थी। हालांकि खान इस जंग में न्यूट्रल का किरदार, क्योंकि दोनों ममालिक से कोई हमारा लेना देना नहीं था। इसके बावजूद अमेरिका ने बड़ा गुस्सा किया, मगरिब ने धमकियां भेजी, खान की हुकूमत गिरी, बल्कि यहाँ तक कहा हमारे साथ हैं या नहीं है। और इमरान खान के इस इक़दाम की वजह से तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ होता रहा, जो अभी तक हो रहा है, उस पर मगरिब समेत अमेरिका समेत नहीं बोलते थे लोग। और यही इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया आपको अमेरिका इसराइल के हमले में अगर ये नजर आए कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर आप समझ जाएं मामला ख़राब है। क्योंकि यूक्रेन हज़ारों किलोमीटर दूर था और यूक्रेन को मुसलसल हथियार सप्लाई जनरल बाजवा ने की है, मुसलसल। अब ईरान के मामले में क्या करेंगे, ये सबसे अहम मामला है। अभी आर्मी चीफ को ज़ाहिर है अमेरिका ने बुलाया, जो 250वीं सालगिरह और डोनाल्ड ट्रंप की भी सालगिरह है, उसे बड़ा अहम इवेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दफ़ा ये कहा है, 15 दफ़ा गिने आप, कि पाकिस्तान भारत की जंग मैंने बंद कराई वरना एटमी हमले का खतरा, तो आओ तिजारत करें, ये न्यूक्लियर ममालिक हैं। और उसने ये भी कहा कि वफ्द आ रहा है अगले हफ्ते, और डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशिश, पाकिस्तान की साइड की कश्मीर भी याद रखें। अब इसराइल के खिलाफ वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम इसमें शामिल नहीं है इस हमले में, लेकिन हम इसराइल का दिफा करेंगे। और नेटो भी खुल के सामने आ गया, उनके 127 में देखें कितना अफसोस है कि वो गैर मुस्लिम होकर भी इकट्ठे हुए थे और यहाँ मुसलमान होकर भी नहीं इकट्ठे होते। अब ईरान के साथ देने के लिए चीन और रूस के अलावा शायद शुमाली कोरिया नजर आए, और कोई तीसरा चौथा मुल्क नहीं होगा कि जो मुदाखलत करे। तो इन हालात में आर्मी चीफ को मेरे ख्याल में अमेरिका का दौरा मनसूख करके ऐलान करना चाहिए कि फिर जंगबंदी की कोशिश करें, सियासी क़यादत जाए नहीं, लेकिन इन्हें पीछे हटना होगा। क्योंकि ये पैगाम इस तरह जा रहा है कि इन्हें बुलाया गया है और इन्हें बताया गया है। इंटेलिजेंस के हवाले से आपको याद होगा कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन खान का हुआ तो उस पर खान पे यही इल्ज़ाम लगता था ना कि ये रूस गए जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। तो अब ये इस वक्त आर्मी चीफ अमेरिका में, शहबाज शरीफ अरब दुनिया के दौरों पर, और अरब दुनिया के हालात आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अभी आप देखें कि उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद से ईरान के गुजरने वाले मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन गिरा दी। उर्दन मुसलमान मुल्क है। अब अरब ममालिक में सऊदी अरब की अभी स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी आई, उन्होंने इस हमलों की सख्त मज़म्मत भी की,
और मजम्मत ऐसे ही है जैसे फ़लस्तीन के ऊपर सारे मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी से करार दिया कि यह बैनुल-अक़वामी कवानीन की पामाली है। लेकिन कल मैंने आपको वीलॉग में तफसील से बताया था कि शहबाज शरीफ का जो अरब अमारात का दौरा है और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल खुशामदीद और पपियाँ और जफियाँ हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान से भी इससे मुलाकात हुई, ये वही तसलसल नज़र आ रहा है कि आपने किस सिमत खड़ा होना है। ये पाकिस्तान की मेक और ब्रेक वाला मामला, याद रखिएगा। अब यहाँ याद रखिए कि भारत पाकिस्तान की जंग में इसराइल ने भारत का साथ दिया, लेकिन भारत ने भी इस हमले की मजम्मत कर दी। अब आप देख लें, जहाँ तक ट्रंप की अपनी सियासत का ताल्लुक है, वो तो इलेक्शन और सियासत जो मिड टर्म होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है वो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मिड टर्म में बच सके, क्योंकि उसका दावा था कि दुनिया को जंगों से बचाऊंगा, अमन का दाई हूँ। 5 महीनों में ना तो रूस यूक्रेन की जंग बंद हुई, ना फ़लस्तीन की नस्लकुशी बंद हुई, और अब ये ईरान पर जो हमला, तो ये तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम मामला होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें, मजहबी जमातें मजम्मत कर रही हैं। जमात इस्लामी ने भी की है, तहरीक इंसाफ ने भी की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है। पीपल्स पार्टी का खैर अभी कोई खास बयान नहीं आया, शहबाज शरीफ का है। तो बयानात के हद तक तो अब सब तैयार है। अब इस सोशल मीडिया पे कुछ लोग अभी भी ईरान पर भी वैसे मजे की बात है सोशल मीडिया पे हमले कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अब तो उनके आर्मी चीफ भी शहीद हो गए 2-2, तो अब भी उन्हें लगता है कि ईरान इसराइल एक है। बहरहाल वो समझते रहे, ये मिटने के बाद भी क्या इकट्ठे थे, एक मिल के मार दिया उन्होंने शायद। अब यहाँ पर ये हम इस वक्त तस्लीम एक चीज़ करने से भूल रहे हैं कि ये जंग अगर बढ़ गई तो उसका जाहिर है रद्द-ए-अमल किस तरफ आएगा। देखिए 90 लाख का मुल्क है, 40-45 साल से ईरान लड़ रहा है उनसे, तो वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो करेंगे। अब वो किस तरफ करेंगे, अरब ममालिक की तरफ करेंगे, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करेंगे, ये सारा नज़र आएगा अभी। लेकिन इसके असरात पाकिस्तान में मुझे ख़तरनाक लग रहे हैं बड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ईरान में मुक़द्दस मकामात हैं। फिर ईरान इसराइल के मामले में आपको पता है जो नफरत में इजाफा होगा अगर इस्टेब्लिशमेंट और ये लोग खड़े हो गए इसराइल के साथ जाके, तो फिर ज़ाहिर है इस जंग में जो लोग होंगे फिर एक लाइन खींचेगी, बगावत की लाइन। क्योंकि यहाँ भी आपको पता है मज़हब के मामलात, मसलक के मसाइल पहले से मौजूद हैं और बहुत बड़ी आबादी में लोग मौजूद हैं, और ये मामला इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इसके अभी मौशी मसाइल भी बहुत सारे आएंगे। तेल की कीमतों में 10% इजाफा हुआ है। अब दुनिया भर में महंगाई होगी, तो मईशत तो पहले ही पाकिस्तान के लिए आपको पता है कितनी पेचीदा सूरत हाल है। और बजट अभी आपके सामने जो आया, इसलिए पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और अंदरूनी मामलात को इन्हें फिलफोर ठीक करना होगा। ये मामला पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग से बड़ा है, याद रखें, क्योंकि ये अफगानिस्तान का मामला देख ले हुआ तो 25 साल अब निकल नहीं सके, तो ये आगे मामला कितना आगे जाएगा ये देख लीजिएगा। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में बजट इस वक्त IMF एस्टेब्लिशमेंट का जो बजट है उस पर 2 हिस्सों में तहरीक इंसाफ के लोग तकसीम है। खान का हुक्म वाज़ेह किस नज़रिए से जिसने खिलाफ वर्जी की वो गद्दारी में चला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ज़ाहिर है शदीद खतरे में, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खान है। अब उन्हें चुनना होगा किस तरफ जाना है। खान से हो सकता है जल्दी मुलाकात करवा के बजट को मंजूर करने की कोशिश करें, लेकिन ये असल में बजट जो है वो मामला इंतहाई अहम है क्योंकि खान को माइनस करने की कोशिश है, ये याद रखें। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो मर्जी के खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जानती है कि इसमें मामला ये है। इमरान खान ने आज वो अहमद मीर ने देखे स्टेटमेंट दी कि खान चाहता है मेरे मुकदमात लेके जाएँ मिलिट्री अदालतों में, दे मुझे मिलिट्री अदालत से सज़ा। और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ समझ नहीं आती कि ये हालात इस वक्त इस तरह के नहीं है कि ये कोई ऐसा एडवेंचर करे, और ये खित्ते में देखें इसकी जो लोग तारीख से वाकिफ़ है, मैं कोशिश करूँगा, मेरे वीलॉग असल में शॉर्ट होते हैं, अगर मैं 1 घंटे की पूरी तकरीर करता तो आपको अफगानिस्तान से जुड़े हुए हालात से थोड़ा आगाह करता हूँ। ट्विटर स्पेसेस में अक्सर मैं कर भी देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर डीप मामला है। लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा अगले वीलॉग में मज़ीद आपके सामने वो चीज़ें रखूँ जो आगे आने वाले दिनों में तशवीशनाक होंगी, ख़तरनाक होंगी। अल्लाह पाकिस्तान पर, उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे। जुमे की नमाज़ में आप भी दुआ करें, अल्लाह हम सबको इत्तेहाद दे और इस जुल्म व जदल से महफूज रखे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।